जय हिंद साथियों, आप लोगों को जिस घड़ी का इंतज़ार था ना, वो घड़ी आ गई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी इंटरव्यू फाइनल डेट आ गई है। आप सभी लोगों को बता दें, 1 विषय नहीं, 2 विषय नहीं, पूरे 9 विषयों की फाइनल इंटरव्यू डेट आ गई है। और आप लोग इंटरव्यू में क्या-क्या गलतियाँ करने वाले हो या क्या-क्या गलतियाँ इंटरव्यू में लोग करते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को बता दें, जो पीएचडी इंटरव्यू है ना, ये रिटन से ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग रिटन निकाल लिए हो, इंटरव्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं, आपके थिंकिंग का टेस्ट है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। क्योंकि एक प्रोफ़ेसर ये देखना चाहता है, एग्ज़ामिनर ये देखना चाहता है कि आप उसके साथ 4 साल, 5 साल पीएचडी कर सकते हो कि नहीं, इंटरेस्ट आपका है या नहीं है। वो सारी बिंदुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं और जो 9 विषय का फाइनल इंटरव्यू डेट आया है, वो तो आपको मैं दिखाऊँगा, वीडियो में वो सारा सूचना लगा दूँगा और जिनका इंटरव्यू डेट नहीं आया है, उनका भी जब भी आएगा तो मैं ऐसे वीडियो बना के उनको सूचित कर दूँगा। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आधा ज्ञान, आधा सिलेक्शन मतलब फेल। और वीडियो के लास्ट में हम लोग वो सारी बिंदुओं पे बात करेंगे कि एक इंटरव्यू के दौरान आपको किन-किन बिंदुओं पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो की रूपरेखा आप लोग समझ लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वो 9 विषय कौन से हैं जो जिनका फाइनल इंटरव्यू डेट आ गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन सी गलतियाँ बच्चे अक्सर करते हैं या कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको लेके जाना ही चाहिए। उसके बाद रिसर्च प्रपोज़ल, यदि आपने बनाया है तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी दूसरे से बनवाया अपने टीचर, मास्टर, गुरुजी से या किसी और से, तो क्या ध्यान रखने वाली बात है वो भी मैं बताऊँगा। और इंटरव्यू में अक्सर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? रिटन तो निकाल लिया, रिटन से टफ नहीं है, फिर फेल क्यों हो जाते हैं? और इंटरव्यू की डेट, तो वीडियो में मैं वो सारी सूचना लगाने वाला हूँ, जो सूचना आएगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाएगा। और लास्ट में हम लोग उन बिंदुओं पे भी चर्चा करने वाले हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, सर मेरा इंटरव्यू डेट आ गया है, नहीं भी आया है तो आने वाला है, कल परसों में आ जाएगा। जिसका नहीं आया है, सर समझ में नहीं आ रहा है, सर प्रेशर हो रहा है, सर बना रहे थे समझ में नहीं आया, रिसर्च प्रपोज़ल बना नहीं पा रहे हैं, सर आप बनवा दीजिए, सर आप कुछ हेल्प करिए। तो उन बिंदुओं पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और 9 विषय कौन-कौन से हैं, उस पे भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, पहला जो ज़रूरी चीज़ है, पहला तो आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिए, 94 73 70 31 66 9473703166। ये मेरा नंबर है। अब मैं खुद गोरखपुर विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर हूँ और पीएचडी स्टूडेंट। 3 बार मेरा नेट है, 2 बार मेरा जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 15 के साथ। तो मैं आपको सब कुछ एकदम ए टू ज़ेड बताने वाला हूँ और सबसे ज़रूरी चीज़ जानते हो क्या है? मैं खुद गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस का बच्चा हूँ। तो आप लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में आ रहे हो ना, जिस दिन इंटरव्यू रहेगा, आप मैसेज या कॉल करना, आपको मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही मिलूँगा। ये लिख लिया ना? चलो अच्छी बात है। अब आप लोग ये जान लीजिए कौन-कौन विषय हैं जो आए हुए हैं। पहला तो आप जो लोग जान लीजिए कि इकोनॉमिक, ये विषय आया हुआ है। एजुकेशन का आया हुआ है, एजुकेशन एजुकेशन का आया हुआ है। एशियंट हिस्ट्री का आया हुआ है, एशियंट हिस्ट्री। उसके बाद हिंदी का आया हुआ है, हिंदी हो गया। और उसके बाद आया फिजिक्स का, फिजिक्स का आया है। उसके बाद आया संस्कृत का, संस्कृत का। उसके बाद आया है लॉ का। 1 2 3 4 5 6 7, 2 विषय और बच गए। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। और कौन सा बचा है? इकोनॉमिक हो गया, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन हिस्ट्री, कॉमर्स, कॉमर्स। ये 9 विषय हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 विषयों का इंटरव्यू फाइनल डेट आ गई है। अपना-अपना विषय ध्यान से सुन लो। इकोनॉमिक, एजुकेशन, एंशिएंट हिस्ट्री, हिंदी, फिजिक्स, संस्कृत, लॉ, सोशियोलॉजी, कॉमर्स। इन विषयों की इंटरव्यू डेट आ गई है और वीडियो में मैं अभी सारी सूचना लगा दूँगा कि हिंदी वालों का कब है, संस्कृत वालों का कब है, लॉ वालों को कब है। पूरा वीडियो देख लेना, ठीक? उसमें आपको सूचना मिल जाएगी। विषय आपको पता चल गया ना किसका आ गया इंटरव्यू? अब चलिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये तो सर पता चल गया सर, मुझे इंटरव्यू निकालना है, मुझे गाइड करिए सर, मुझे चीज़ों को बताइए। चलिए, आप लोग सुनिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या-क्या ज़रूरी है? पहला तो आपके पास आधार होना चाहिए। अरे सर आधार तो सबके पास है। चलो ठीक है, आधार हो गया। और 10वीं से लेके पीजी तक की आपकी सब मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट। कैसा मार्कशीट? ओरिजिनल, ओरिजिनल। ठीक? इसके अलावा क्या होना है? इसके अलावा इसकी 2-2 प्रतियाँ चाहिए, 2-2 प्रतियाँ। आज ही जाके ये सब काम करना। 10 से लेके 10वीं, 12वीं, बीए मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। और इसके बाद इसकी ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए।
बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बीए फाइनल ईयर की मार्कशीट लेके आए, एमए फाइनल ईयर की मार्कशीट ले आए। नहीं, आपको ग्रेजुएशन के तीनों ईयर की मार्कशीट लानी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के दोनों ईयर की मार्कशीट लानी है, ऐसा गलती मत करना। और इसके साथ ही साथ और क्या चाहिए डॉक्यूमेंट में, आपको और क्या चाहिए, आपको डिग्री चाहिए। अरे सर डिग्री कैसी? डिग्री चाहिए आपके ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, इन दोनों की डिग्री चाहिए। अगर नहीं है तो निकलवा लो, ऑनलाइन कर दो, 24 घंटे मिल जाएगा। और इसके अलावा क्या चाहिए आपके पास, अगर माइग्रेशन है तो ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तब भी काम चल जाएगा। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो काम चल जाएगा। लेकिन ये 10वीं से पीजी तक की मार्कशीट ओरिजिनल और इसकी 2-2 प्रतियाँ फोटोकॉपी, और डिग्री चाहिए। कौन सी डिग्री? पोस्ट ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। माइग्रेशन है तो चलेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आपने जो एप्लीकेशन अप्लाई किया था, एप्लीकेशन कौन सा? रेट का। रेट कौन? पीएचडी वाला। पीएचडी वाला कौन? डीडीयू का। अरे भाई डीडीयू में आपने पीएचडी का फॉर्म भरा था ना, जो फॉर्म भरा था उसकी प्रिंट आउट आपने निकलवाया होगा ना, वो आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा क्या होना चाहिए आपके पास? एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड। किसका? रेट वाले का। और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए किसका? रेट का। अरे वही जिस पे लिखा है ना क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, उसका आपके पास होना चाहिए। क्या चीज़? इतनी चीज़ें डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आज ही से ये काम करो, चाहे आपका इंटरव्यू फाइनल डेट आया है चाहे नहीं। इन 9 विषयों वालों को तो करना ही करना है, आपका भी डेट आने वाला है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे। ओके, अब आगे वाली बात आप लोग जान लीजिए, ये तो आपके पास होना ज़रूरी है अनिवार्य रूप से। अब अनिवार्य रूप से ये होना ज़रूरी है, ठीक। अब सबसे ज़रूरी चीज़, रिसर्च प्रपोजल बना लिया है, गुड, बनवा लिया है, वेरी गुड, बना रहे हैं, नो 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 नो, समझ नहीं आ रहा है, नो नो नो, क्या करें, नो नो नो। याद रखिए इंटरव्यू में जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होने वाला है उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रहती है तो आपके रिसर्च प्रपोजल की रहती है। अब रिसर्च प्रपोजल का 2 तरीका है, पहला तो आपने बना लिया है, दूसरा आपने बनवा लिया है, अच्छी बात है। अगर जो साथी समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाएँ, तो इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएँ, उसका सही फॉर्मेट क्या है, वो आप लोग देख लीजिए वीडियो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, जो नंबर मैंने आपको लिखवाया है उस पे संपर्क करिए, मैं और मेरी टीम के माध्यम से आपका रिसर्च प्रपोजल पूरा तैयार हो जाएगा, इंटरव्यू की गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी, ठीक। अब इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है, अगर आपने बना लिया है तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी, अगर बनवा लिया है तब भी चीज़ें आपको बेहतर समझ में आनी चाहिए। याद रखना कि जब भी आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया या बनवाया है तो उसको समझना है, उसको रट्टाफिकेशन करके याद नहीं करना कि सर ये याद करना, ये याद करना नहीं। सिर्फ उसको समझिए और रिसर्च प्रपोजल में अपनी न्यू थिंकिंग, न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट को समझिए कि आप रिसर्च प्रपोजल को इंटरव्यू पैनल में कैसे प्रस्तुत करने वाले हो। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू पैनल में रिसर्च प्रपोजल की आपकी 5 प्रतियाँ चाहिए। कितनी प्रतियाँ? 5 प्रतियाँ, और इंटरव्यू पैनल सबके पास एक-एक प्रति होगी, ठीक? अब करना क्या है, जब भी रिसर्च प्रपोजल से सवाल पूछे जाएँगे, तो आपको अलग से कुछ आंसर नहीं करना है। आपके पास भी एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, आप 6 प्रतियाँ बनवा लेना, ठीक? उसी में से देख के बोलना है, मतलब पेज पलटना, सर क्या पूछ रहे हैं मैम, क्या पूछ रहे हैं? तो वो बोलेंगे कि अच्छा बताओ ये आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है? तो जो उसमें लिखा है, आपको याद है ठीक है, नहीं याद है, तो आप देख के भी बता सकते हैं कि सर ये मैंने लिख रखा है। और इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है कि आप देख के बता रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने जो लिखा है वही बता रहे हो। और इसके अलावा पीपीटी, पीपीटी पेन ड्राइव में करवा लेना, पेन ड्राइव में करवा लेना, पेन ड्राइव में करवा लेना। और पेन ड्राइव में करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों के पास डिजिटल बोर्ड है, और डिजिटल बोर्ड होने के साथ-साथ और आपको उस डिजिटल बोर्ड पे वो पूरा लगा देंगे पेन ड्राइव के माध्यम से, आपको खड़ा होके समझाना है। पेज को इधर स्क्रॉल करके ऊपर-नीचे समझाना, सर ये मेरा टॉपिक, ये इंट्रोडक्शन, ये ऑब्जेक्टिव, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये रिसर्च गैप, ये सब कुछ समझाना है। जब भी आंसर पूछेंगे तभी बताना है, आपको अलग से कुछ नहीं बताना है, ठीक? तो ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे वाली बात आप समझ लीजिए। अब इंटरव्यू में लोग फेल क्यों हो जाते हैं? आप लोग भी यही सुनने के लिए बैठे हो।
यही सुनने के लिए देख रहे हो। फेल क्यों हो जाते हैं? फेल क्यों हो जाते हैं भाई? फेल क्यों? आपको ये भी मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में बताया ना कि इंटरव्यू आपके पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपकी थिंकिंग का टेस्ट है, ख़ास करके पीएचडी स्टूडेंट के लिए। अब इसमें जो फेल होने की प्रथा है, वो प्रथा क्यों शुरू होती है? पहला रीज़न है, पहला रीज़न रिसर्च प्रपोज़ल जो आपने बनाया है वो बहुत कमज़ोर या वीक या आउट ऑफ सिलेबस या बहुत सामान्य सी बात है। पहला रिसर्च प्रपोज़ल आपने बहुत ही वीक बनाया है, बहुत ही सामान्य टॉपिक पे बना दिया। जाति प्रथा समाज में, जातियों की व्यवस्था या फिर क्लाइमेट चेंज, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, बढ़ते उद्योगों की, मतलब टॉपिक ऐसा जेन्युइन टॉपिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका जेन्युइन टॉपिक हुआ तो इसका मतलब आपका जेन्युइन ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सामान्य आउटकम भी आएगा, और गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप सामान्य सा आंसर करो, क्योंकि सामान्य सबको पता है। ठीक, इसलिए रिसर्च प्रपोज़ल को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि सर मेरा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, सर पता नहीं चल पा रहा है कि मेरा टॉपिक बहुत अच्छा है कि नहीं है, आप लोग जो नंबर मैंने बताया उस नंबर पे संपर्क करिए। मैं और मेरी टीम के माध्यम से वो भी बता दिया जाएगा कि आपकी टॉपिक स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ठीक? और रिलेवेंट होना चाहिए, वर्तमान कंडीशन पे अप्लाई होना चाहिए, वो टॉपिक आपका होना चाहिए। और अगली चीज़, आपका जो डीबी है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन, बस 10वीं से 12वीं तक की मार्कशीट, बीए से एमए तक की मार्कशीट, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री भी निकलवा ली है। अरे सर, बीए फाइनल ईयर की मार्कशीट लेके आए, दोनों फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की मार्कशीट नहीं लाए, एमए फाइनल ईयर लाए, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं लाए। ये गड़बड़ी है। और गड़बड़ी क्या रहती है, इसमें क्या करते हैं आप लोग, जो आपका यूजीसी, नेट और जेआरएफ जो आप पास हैं, उसका सर्टिफिकेट, उसका अवार्ड भी लाना है। उसका अवार्ड भी लाना, नेट का, जेआरएफ का, या ओनली पीएचडी क्वालीफाई हैं तो उसका अवार्ड लाना, उसकी मार्कशीट लानी है। और इसके साथ ही साथ आप लोग इसका स्कोर कार्ड भी रखे रहेंगे। स्कोर कार्ड मतलब जब यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट आता है ना, जो आप रिजल्ट चेक करते हो, कितना नंबर पाए, कितना परसेंटाइल आया, वो भी लेके आना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने ये बात मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ बात ये मैं मेंशन कर रहा हूँ कि यूजीसी नेट का, यूजीसी जेआरएफ का और ओनली पीएचडी का स्कोर कार्ड भी लेके आना है और सर्टिफिकेट भी लेके आना है। जैसे जो साथी इस बार दिसंबर वाले में पास हुए होंगे 2025 में, उनका सर्टिफिकेट नहीं आया होगा, तो आप लोग अपना स्कोर कार्ड ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत आती मैं हूँ, कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना। ठीक? तो अब बहुत सारे लोगों को रहता है सर कि मेरा रिसर्च प्रपोजल बहुत मजबूत है, डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, और ये अमूमन अधिकांश बच्चों के पास ये रहता है, रिसर्च प्रपोजल अच्छा रहता है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट रहते हैं। अब गलती कहाँ होती है? गलती होती है रटा रटा हुआ आंसर करना। यहाँ देखो मैंने लिख दिया है, मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि कभी-कभी होता क्या है, वीडियो बनाते हुए हम बात कुछ और करना चाहते हैं, बात कुछ और कर ले जाते हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोगों की ज़िंदगी और करियर का सवाल है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। मैं खुद झेला हुआ हूँ, मुझे पता है कितने आप स्ट्रेस में होंगे, क्या फ़ील कर रहे होंगे और क्या सोच रहे होंगे, जिनका जेआरएफ है, जिनका नेट है, और जो लोग यूजीसी ओनली पीएचडी है या नेट क्वालीफाई करके आए हैं लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। मुझे पता है। तो आप लोग रटा हुआ आंसर नहीं करेंगे, जैसे आपके टीचर ने बता दिया, बेटा इसका आंसर यही देना, आपने रट लिया, नहीं। समझना है। क्या करना है? समझना है। आपको क्या करना है? समझना है। आपको क्या करना है? समझना है। ठीक? उसके बाद आपको अंग्रेज़ी नहीं झाड़नी है। अंग्रेज़ी फालतू के नहीं बोलने हैं। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में इंटरव्यू दीजिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में कंफर्टेबल इंटरव्यू दीजिए, और अगर बाइलिंगुअल है तब भी दीजिए। और ओवर स्मार्ट मत बनिए, वहाँ सब प्रोफ़ेसर हैं, उनको हिंदी, इंग्लिश बढ़िया नॉलेज है। आप जब ओवर स्मार्ट बनोगे ना या इंग्लिश झाड़ोगे तो पता चल जाएगा इसको आता नहीं है, लेकिन ये हम लोगों को दिखाने या बताने के लिए कर रहा है। याद रखना उनका डेली का यही काम है, हज़ारों बच्चों को फेस करना, हर साल इंटरव्यू में बच्चों को फेस करना। इसलिए ये काम बिल्कुल भी मत करना। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, हिंदी में हो तो हिंदी बताओ, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश बताओ। अगर कुछ कुछ शब्दों की टर्मिनोलॉजी इंग्लिश है तो इंग्लिश बता दिए, तो वो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप इंग्लिश झाड़ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बात कही, ठीक? अब और चीज़ क्या है, टॉपिक से भटकना नहीं है। होता क्या है, कभी-कभी आप जब इंटरव्यू वाले क्या रहते हैं, वो आपको इंटरव्यू लेते-लेते हुए इतना फॉर्मल कर देंगे ना कि आपको लगेगा कि मैं अब चाहे जो बात कह लूँ, मैं चाहे जो कह दूँ। याद रखना है, आपको पर्सनली नहीं होना है, प्रोफ़ेशनली बने रहना है ना? पर्सनली बिल्कुल नहीं होना है। पर्सनली नहीं होना है, प्रोफ़ेशनली बने रहना है, प्रोफ़ेशनली, है ना?
मतलब आप इंटरव्यू देने आए हो, बिल्कुल आपको इंटरव्यूअर ने या एग्ज़ामिनर ने आपको एकदम कंफर्टेबल कर दिया है कि आप कुछ भी अपनी बात कह सकते हैं और इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप टॉपिक से अलग बात करो या जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो तो बता रहे हो, उसके अलावा और भी चीज़ें बता रहे हो। तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। क्या? ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जितना पूछा जाए उतना ही बताओ, क्योंकि आपकी थिंकिंग का टेस्ट हो रहा है, आपकी नॉलेज का नहीं। आपकी समझ का टेस्ट हो रहा है, आपके सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी नया यूट्यूबर हूँ और मैं यूट्यूबर नहीं एजुकेटर बनने के लिए आया हूँ। अब ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आप नर्वस हैं। देखो भाई, नर्वस होना नॉर्मल बात है, ये इंसान का स्वभाव है। जब भी हम पहली बार कोई भी काम शुरू करते हैं, जैसे मैंने पहली बार जब इंटरव्यू बनाया होगा या वीडियो बनाया होगा, तो मैं भी नर्वस रहा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं पैदाइशी हो गया स्मार्ट या आप भी पैदाइशी स्मार्ट पैदा हो गए। सब चीज़ें ये जेन्युइन चीज़ें हैं, अगर आप नर्वस हैं, तो इसका मतलब आप सामान्य कंडीशन में आपकी स्थिति सही है। सब लोग नर्वस होते हैं और टीचर भी जो प्रोफ़ेसर वहाँ बैठे हैं, इंटरव्यू एग्ज़ामिनर बैठे हैं, उनको भी पता है कि बच्चा नर्वस है। कोई हेडेक वाली बात नहीं, बस अपनी नर्वस को बहुत ज़्यादा लो नहीं होने देना है, कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना है, जो पूछ रहे हैं उसी को बताना है, एकदम फॉर्मल तरीके से, स्मार्ट तरीके से नहीं, ओल्ड स्मार्ट तरीके से नहीं, अलग चीज़ें नहीं बतानी है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक? अब इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ज़रूरी चीज़ क्या है कि सर गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन लेना है सर। चाहे सोर्स लगवा दीजिए, चाहे कुछ करवा दीजिए, लेकिन एडमिशन लेना है। पहला चीज़ तो ये। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर मेरा इंटरव्यू का डेट नहीं आया है, लेकिन मैंने अभी रिसर्च प्रपोज़ल ही नहीं बनाया है। सर मेरा इंटरव्यू का डेट आ गया है। याद रखिए सबका इंटरव्यू डेट आने वाला है, कल-परसों में सबका आ जाएगा। कोई बिल्कुल ये नहीं कह सकता सर मेरा अभी लेट है, लपेट है। ठीक? सबका आ जाएगा। अब क्या ध्यान रखने वाली है, अपना रिसर्च प्रपोज़ल तैयार रखो, अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखो, है ना? कौन-सा जो आपने अप्लाई किया और आपके जो आपने पढ़ाई किया 10वीं से एमए तक की, यानी कि 10वीं से मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की और नेट जेआरएफ की, नेट जेआरएफ और इसके अलावा आय, जाति, निवास ये भी तैयार रखो। आय, जात, निवास ये भी तैयार रखो, ठीक? आप लोग ये देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वालों को 21 अप्रैल को जाना है, सुबह 10 से साढ़े 10 से लेके 11 बजे के बीच में, ठीक? और जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल होगा वो 1000 शब्दों में होगा। ये हो गया आपका क्या है, ये है शिक्षा शास्त्र एजुकेशन। एजुकेशन में आप लोगों का जो डेट आया हुआ है, वो आया हुआ है 20 अप्रैल को और 20 अप्रैल को साढ़े 10 बजे आपको उपस्थित हो जाना है, ठीक? इतिहास वालों का फाइनल डेट आया नहीं है, 23, 24, 25 इसका फाइनल डेट आएगा। जब भी आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। व्हाट्सएप मैसेज आप लोग कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको चीज़ें अपडेट होती रहें, ठीक? अगला क्या है? अगला ये देख लीजिए, अगला है कौन-सा? हाँ, ये सब्जेक्ट है कॉमर्स, एमकॉम कॉमर्स, इसमें सीटें बढ़नी हैं, ठीक? 20% सीटें बढ़ने का अनुमोदन किया गया है और इसका भी फाइनल डेट नहीं है, आ जाएगा, जैसे आएगा मैं बताऊँगा। अब ये देख लीजिए सबसे बड़ी चीज़, जो आपको हिंदी विभाग से देखने को मिल रही है। ध्यान से आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए। पहले दिन 24 20 को 30 लोगों को, 21 को 30 लोगों को, 22 को 30 लोगों को, 23 को 20 लोगों को बुलाया गया है। अपना रोल नंबर से रोल नंबर चेक कर लीजिए, 1 से 69, 73 से 160, 161 से 226 और 227 से 269 के बीच में। अपना रोल नंबर चेक कर लो और डेट लिख लो बढ़िया से। और अगला देखिए, भौतिक शास्त्र वाले, ये भौतिक विषय वाले 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे पहुँच जाएँगे, ठीक? और अगला देखिए, ये आया हुआ संस्कृत विभाग से। ये लोग आप लोग 24 तारीख को साढ़े 10 बजे पहुँच जाएँगे अपने संस्कृत के विभागाध्यक्ष जी के यहाँ और विभाग में। वहीं पे आपका इंटरव्यू चलने वाला है। आपके पास आपका डॉक्यूमेंट और रिसर्च प्रपोज़ल होना चाहिए, ठीक? अब 23 अप्रैल को आपको जो समाजशास्त्र विभाग है, समाजशास्त्र, वो 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे आप सभी लोग पहुँच जाइए अपने इन प्रमाण पत्रों के साथ, ठीक? अगला देखिए, ये साक्षात्कार होना है आपका किस डिपार्टमेंट का, ये विधि संकाय यानी कि लॉ विभाग से। 2 मई को, 3 मई को, 4 मई को। रोल नंबर 1 से लेके 30, 31 से 80 और 81 से 95। इसके अलावा जो डेट अपनी टाइमिंग नोट कर लीजिए और मैं आप सभी को बता दूँ, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप करें और संपर्क कर सकते हैं, ठीक?
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। अब अगली चीज़, अपनी समझ को इम्पोर्टेंट बनाओ या अपना इंटरेस्ट एरिया बढ़ाओ। इंटरेस्ट, जो आपने टॉपिक चुना है ना वो रिलेवेंट है, उसमें इंटरेस्ट आपका है कि नहीं? अगर नहीं भी है तो इंटरेस्ट बनाओ। याद रखना, आप पीएचडी करके नहीं जा रहे हो, आप पीएचडी करने के लिए जा रहे हो। इसलिए सभी को, टीचर को पता है कि लड़का इंटरव्यू देने आया, पीएचडी अब सीखेगा। पीएचडी करके नहीं आया, पीएचडी अब सीखेगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, वो आपको ध्यान में रखने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। ये हो गया। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि सर मेरा रिसर्च प्रपोज़ल नहीं बना है, सर मुझे पता नहीं चला है, सर मैं कैसे तैयारी करूँ? सर मुझे सिलेक्शन लेना है, पैनल में कैसे बैठना है, वाइवा जो ले रहे हैं एग्ज़ामिनर, उनको कैसे फेस करना है। अगर ये सारी चीज़ें आपका डाउट है, आपको लगता है कि आपको गाइडेंस मिल जाए, आपको थोड़ी-सी गाइड किसी कोई कर दे, चीज़ों को कोई बता दे, तो आप और बेहतर कर सकते हो। तो आप सभी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस नंबर पे 9473703166 इस पे संपर्क करना है। आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपका रिसर्च प्रपोज़ल बना दिया जाएगा, बनवा दिया जाएगा या आप गाइड कर दिया जाएगा। इंटरव्यू कैसे निकालना है वो भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। ठीक? याद रखिए, डॉक्यूमेंट को मैंने कुछ चीज़ें मिस की थी, मैं वो भी बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट में आपको क्या चाहिए? आपका आधार चाहिए, आधार के साथ-साथ आपका आय, जात, निवास, 10 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट, नेट जेआरएफ की मार्कशीट, स्कोर कार्ड, और इसके अलावा आपके पास जो आपने रेट के लिए अप्लाई किया था एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और उसका रिज़ल्ट, ये आपके पास होना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मेरी वीडियो आपको हेल्प कर रही हैं, आपको सब कुछ ठीक-ठाक लग रहा है कि सर बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी जानकारी या सूचना चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिए। ठीक? चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, जैसे कोई सूचना आएगी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। व्हाट्सएप चैनल को जाके आप लोग ज़रूर जॉइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।